So, student, today's topic is chromosomal theory of inheritance. Chromosomal, क्रोमोसोम से कंसर्न नहीं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, गौर करने वाला। ये वॉल्टर सुटन ने और थियोडोर बोवेरी ने 1902 में दी थी और इन्होंने अलग अलग इसको दिया था। ये नहीं कि एक ही साथ दोनों ने मिलकर काम कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो किसने प्रपोज की थी? इट वॉज प्रपोज्ड बाय प्रपोज्ड बाय की जगह अगर हम प्रपोज्ड इंडिपेंडेंटली लिखें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अलग अलग लोगों ने किया है। बाय वॉल्टर सुटन एंड थियोडर थियोडर बवेरी। यस सर, अब आइए। आर्यन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? थियोडर बवेरी, ये दो साइंटिस्ट, दोनों ने अलग अलग थ्योरी को दिया। और कब दिया? इन 1902। इन्होंने क्रोमोसोम सेग्रीगेशन की नॉलेज को इकट्ठा कर दिया। इन्होंने क्या किया? दे यूनाइटेड, यूनाइटेड मतलब इकट्ठा कर दिया, द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन। विद मेंडेलियन प्रिंसिपल, जितने भी मेंडल ने अपने नियम दिए थे उसके साथ इसको कोलेबरेट करके बनाने लगे, उसके प्रिंसिपल से, विद मेंडेलियन प्रिंसिपल्स। और नया नाम दे दिया, एंड कॉल्ड इट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। दो चीजें इसमें मिक्स हो गई। अब कैसे की, यही बात देखनी है। थोड़ा सा टफ लगता है कंसेप्ट स्टूडेंट्स को, लेकिन इतना होता नहीं। जरा सा दिमाग में आ जाए तो, कुछ पॉइंट्स आपके ध्यान में आ जाएं तो ये बहुत इजी हो जाती है। तो हम यहां लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, यानी इस थ्योरी में क्या बताया गया है, और उन पॉइंट्स को ऑन टिप आपको याद रखना है। अगर आप उसको बिल्कुल एक एक पॉइंट को ध्यान में रखते हो तो ये बहुत इजी हो जाने वाली है। इसने बताया कि जितना भी हेरिडिटरी करेक्टर्स है वो या तो स्पर्म में होगा या एग में होगा, क्योंकि वही ब्रिज है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के बीच में। स्पर्म और एग मिलने से जायगोट बनता है, जिससे हम बनते हैं, और हम में करेक्टर स्पर्म और एग के थ्रू आएंगे। तो ये थ्योरी बिल्कुल अपनी ये सही बात पे अड़ी हुई है, क्या? कि जितना भी हेरिडिटरी करेक्टर है, ऑल द हेरिडिटरी हेरिडिटरी क्या होता है? जो पेरेंट्स से बच्चों में करेक्टर्स आते हैं, ऑल द हेरिडिटरी करेक्टर्स जितने भी हैं, मस्ट बी विद, किसके साथ होना चाहिए? दो ही चीजों के साथ, पापा में स्पर्म के साथ, मम्मी में एग के साथ, विद स्पर्म्स एंड एग।
अगर नहीं होंगे तो नहीं आएंगे। क्यों? एज दे प्रोवाइड ब्रिज, ये ब्रिज का काम करते हैं। कहां पे ब्रिज का काम करते हैं? फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। क्योंकि जायकोट जब बनेगा तो इन्हीं दोनों के मिलने से बनता है। दूसरा पॉइंट क्या था कि जो हेरिडेटरी फैक्टर है मस्ट बी कैरिड बाय द न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियस उसको लेकर जाना चाहिए। और हम जानते हैं न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है। तो यही वाली बात इन्होंने बिल्कुल सही कर दी कोलेबरेट करके, ये वाली बात मेंडल नहीं बता पा रहा था। तो द हेरिडिटरी करेक्टर को हम फैक्टर्स कहेंगे। फैक्टर, मेंडल किस चीज को फैक्टर्स कहता था? जीन को, क्योंकि वो जीन का नाम नहीं जानता था। तो वो कहता था कि जो फैक्टर होते हैं वो सेल से दूसरी सेल में पहुंच रहे हैं, दूसरे पेरेंट्स में पहुंच, दूसरे जनरेशन में पहुंच रहे हैं, लेकिन फैक्टर हमें पता लग गया कि ये जीन है बाद में। तो द हेरिडेटरी फैक्टर्स मस्ट बी कैरीड बाय द न्यूक्लियर मटेरियल। और वो न्यूक्लियर मटेरियल कौन है? क्रोमोसोम, जिसपे क्या होता है? डीएनए। डीएनए के टुकड़े को क्या कहते हैं? जीन। ये सब आपस में रिलेटेड है। तीसरी बात इन्होंने और बताई जो हमें याद रखनी है, जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर में पाए जाते हैं। मेंडल क्या कहता था? एलील का नाम लेता था, जैसे एलल्स कहते हैं, लेकिन क्रोमोसोम भी पेयर में पाए जाते हैं, जैसे मेंडेलियन एलील्स पाए जाते हैं। तो यहां पे क्रोमोसोम इंट्रोड्यूस हो गया। क्रोमोसोम्स आर ऑल्सो फाउंड इन पेयर्स like the Mendelian allele. मेंडेलियन, मेंडेलियन मतलब जिनको मेंडल कहता था। एलल्स, आपने एलील पढ़े, एलल्स पढ़े, आपका प्रोनाउंसिएशन है, कोई रोकने वाला नहीं, पढ़ना आना चाहिए। अब टू एलील्स ऑफ ए जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन द होमोलोगस साइट ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। अगर ये एक क्रोमोसोम है तो इस क्रोमोसोम पे ये लोकेशन है, इस लोकेशन पे एक जीन दो एलील्स की फॉर्म में रहता है। अगर ये टी रह रहा है तो ये इसका स्मॉल टी है, ये इसका स्मॉल टी है। इज दैट क्लियर? यस सर। अगर यहाँ पे स्मॉल टी रह रहा है तो ये स्मॉल टी है, ये भी स्मॉल टी है, एलील्स के फॉर्म में रहता है। इस वाली बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यही वाला मैं पॉइंट लिखने जा रहा हूं। नैन्सी समझ में आ रहा है बेटी? यस सर। ओके। द टू एलील्स of a gene pair are located on homologous site on the homologous chromosome। अपनी मर्जी से शब्द मत बनाना, जैसा है उसी तरीके से याद करना है इसे। क्रोमोसोम पर अब ये वाली बात हम जानते हैं कि जो स्पर्म है और जो एग है इनके अंदर क्रोमोसोम रहता है, और जब ये क्रोमोसोम आपस में मिल जाता है तो डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। माना ये स्पर्म है, ठीक है, ये एन होता है, ये एग है, ये एन होता है, ये दोनों मिलेंगे तो जायगोट बनेगा। ये 2n होता है, ये वाला एन भी इसमें आ गया, यानी
पापा के कैरेक्टर आ गए, ये वाला एन भी इसमें आ गया, यानी मम्मी के कैरेक्टर आ गए। इज दैट क्लियर? अब मैं पॉइंट लिखूंगा तो आपको समझ में आसानी से आएगा। एनी डाउट? नो सर। ओके, तो द स्पर्म and eggs have haploid set या diploid set of chromosome? हैप्लॉइड। बिल्कुल, क्योंकि एन लिखा था, हैप्लॉइड कहलाता है, हैप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। यानी एन, वो फिर फ्यूज हो जाएगा, अभी जैसे मैंने डायग्राम में करके बताया था, विच फ्यूज टू रीएस्टेब्लिश द डिप्लॉयड स्टेट। जैसे आपकी बॉडी है डिप्लॉयड है, लेकिन आपके जो स्पर्म वगैरह है, एग वगैरह है, वो हैप्लॉयड है। एक और बात कही इसमें, जीन्स आर कैरीड ऑन टू द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम जीन को लेके आगे बढ़ेंगे। तो जीन्स आर कैरीड ऑन टू द क्रोमोसोम, कैरियर हो गया इस तरह से इसका। लास्ट बात क्या कही, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, होमोलोगस मतलब सेम, सिनैप्स कर जाते हैं, आपस में चिपक जाते हैं। सिनैप्स मतलब आपस में चिपक जाना। कब? ड्यूरिंग मेयोसिस। मियोसिस के दौरान सिनेप्सिस करते हैं आपस में, जैसे रस्सी चिपक जाती है, जैसे एक ये है, एक ये है, तो ये ऐसे करके आपस में हो जाते हैं और फिर अलग होते हैं, तो इनके पॉइंट्स बन जाते हैं। ये जो पॉइंट्स हैं, यहीं पे जीन्स वगैरह है, ठीक है। तो सिनेप्सिस मियोसिस में होती है और फिर ये सेपरेट हो जाते हैं एंड गेट सेपरेटेड टू पास इनटू डिफरेंट सेल। यही बेसिस बनाता है किस चीज का? दिस इज द बेसिस ऑफ, बेसिस फॉर लिखिए, सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, अलग होने के लिए एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और अपने आप को शो करने के लिए अलग से। किस तरह से ये अलग होता है, ये एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। जरा थोड़ा सा हम फोकस करें तो ये डायग्राम हमारी समझ में आने वाला है। अभी ये सपोज करिए एक सेल है, और यही वाली सेल मैंने यहां पे भी बना दी। अब ये सेल और बड़ी हो गई। अब ये सेल दो हिस्सों में बटेगी, और बाद में फिर ये चार में बन जाएगी।
यहां एक सेल से 4 सेल बन रही है। एक से 4 किस में बनती है? मियोसिस में, माइटोसिस में? मियोसिस। इसका मतलब ये मियोसिस हो रही है। अब इसमें क्रोमोसोम थे, ये क्रोमोसोम है, ये बीच में पॉइंट मैंने सेंट्रोमियर बनाया। जब अगली वाली स्टेज में ये डबल हो जाएगा, इसे बायवेलेंट कहते हैं, तो ये 4 बन जाएंगे। उससे अगली वाली स्टेज आएगी एनाफेज। थोड़ा सा इसमें ये टेढ़ा हो जाएगा क्योंकि अपने अपने पोल्स पे जाने लगते हैं। और इस वाली में ये सेल जब बट गई तो एक सेल में ये आ गया। फिर सेल दोबारा से 2 में बट गई तो ये अकेला क्रोमोसोम रह गया। ऐसे ही इसमें। तो मैंने इसका एक क्रोमोसोम का ये खेल दिखाया, लेकिन क्रोमोसोम तो 2 होते हैं, तो मुझे 2 के बारे में बताना चाहिए। मैं दूसरे क्रोमोसोम का भी यहाँ पे जिक्र कर दे रहा हूं। एक क्रोमोसोम और ले लीजिए, एक ये रहा। ऐसे ही इसको भी डबल कर दीजिए, इसे हम बाइवेलेंट कहेंगे। इसको भी ऐसे ही फोल्ड करिए। इसको इस वाली सेल में ले आइए, नीचे वाली में, क्योंकि एक की 2 सेल बनी तो क्रोमोसोम भी बट रहे हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। पहली वाली जो फेज है ये गैप 1 फेज है, जिसे हम G1 कहते हैं। दूसरी वाली G2 फेज है, ठीक है, जिसे गैप 2 कहते हैं। और इसके अंदर बाइवेलेंट बन रहा है। दूसरी वाली ये नहीं है, दूसरी पहली है इससे, ये रही, सॉरी, ये G2 है। बाइवेलेंट मतलब डबल हो गया है क्रोमोसोम। अब ये मियोसिस 1 हो रही है, एम फेज है, एम फेज का ये मियोसिस 1 है, मियोसिस 1। इसका एनाफेज है ये मियोसिस 2 है, क्योंकि 2 बार होती है मियोसिस। ये भी एनाफेज दिखाई है। और ये जर्म सेल है, यानी स्पर्म और ओवा। तो एक सेल से जब 4 स्पर्म या 4 ओवा बने तो उनमें जो क्रोमोसोम था, जो शुरू में यहाँ पे डबल दिख रहा था, यहाँ पे जाके सब में सिंगल सिंगल हो गया। इज दैट क्लियर? यस सर। इसको देखकर हम कंपैरिजन भी कर सकते। पहले इस फिगर को, ये फिगर हमें शो क्या कर रही है, ये वाली बात मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, आपको पता होना चाहिए। ये मियोसिस दिखा रही है, और क्या दिखा रही है? एंड जर्म सेल फॉर्मेशन in a cell with 4 chromosomes.
अब इसके आधार पर हम डिफरेंशिएट करेंगे जीन्स के बारे में और क्रोमोसोम के बारे में। तो कंपैरिजन करते हैं किस किस का। एक तरफ लिखते हैं क्रोमोसोम और इनकी तुलना हम करते हैं जीन्स से। क्या रिजल्ट निकल के आता है देखते हैं। क्रोमोसोम जो होते हैं दीज अकर्स इन पेयर, अकर इन पेयर सॉरी, ये पेयर में होते हैं। जीन के बारे में भी यही कहानी है, दीज ऑल्सो अकर इन पेयर। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, ये सेग्रीगेट हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। जैसे आपने ऊपर देखा, जब गैमीट बने तो ये सेग्रीगेट हो गए, ये सारे में सेग्रीगेट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सेग्रीगेट मतलब सेपरेट होना। एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। सच दैट, कुछ इस तरीके से, ओनली वन ऑफ ईच पेयर is transmitted टू ए गैमीट। एक गैमीट में सिर्फ एक ही जा पाए, जो आपको लास्ट में दिख रहा था। इस वाले में क्या होता है, सेग्रीगेट एट, ये भी गैमीट फॉर्मेशन पे, एंड ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू ए गैमीट। बिल्कुल सेम बात हो रही है। एक और बात, थर्ड क्या है, वन पेयर इसका सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पेयर। जैसे आपने ऊपर वाले में देखा, मैंने रंग बदल दिए थे, एक ब्लू कर दिया है, एक ग्रीन कर दिया है। तो इस ब्लू वाले का ग्रीन वाले से कोई मतलब नहीं। ब्लू अपना अलग सेग्रीगेट हो रहा है और ग्रीन अपना अलग सेग्रीगेट हो रहा है। क्लियर है ना बात। Yes, sir. तो एक दूसरे से इनका कोई भी मतलब नहीं। तो ये वाली बात हम नोट करेंगे, वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पेयर। इधर क्या हो रहा है फिर जीन्स में, वन पेयर segregate independently of another pair situated on different chromosome. However, segregation of
लिंक्ड जो जीन आपस में ढंग से चिपके हुए हैं, शोज डिपेंडेंसी ऑन ईच अदर, वो नहीं जाएंगे अलग। यानी जब ऊपर ये ब्लू वाला क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो रहा था तो ब्लू वाले उसके जो जीन थे वो सेग्रीगेट हो रहे थे, ग्रीन वाला हो रहा था तो ग्रीन वाले हो रहे थे। यानी ब्लू वाले के जीन ग्रीन वाले से कोई रिलेशन रखे हुए नहीं थे, वो जहां थे वो वहीं पे अपना रिलेशन रखे हुए थे। अब ये इतनी सारी बात हमने सुन तो ली, इसे एक्सपेरिमेंटल प्रूव करने की बहुत जरूरत है कि ये सिद्ध कैसे किया जाए कि जो बातें बताई हैं वो सारी सच है। सो द द न्यू टॉपिक ऑफ द टुडे, आज का बच्चों नया टॉपिक क्या रहेगा? एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक ऑफ द डे, एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन of chromosomal theory of inheritance। कैसे सिद्ध करना है, अभी सिद्ध हो जाता है। ये मॉर्गन नाम के साइंटिस्ट ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसको सिद्ध किया। मॉर्गन, TH मॉर्गन। तो इट वॉज डन बाय TH मॉर्गन, यानी थॉमस हंट, मैं पूरा नाम लिख रहा हूं, मॉर्गन। थॉमस हंट मॉर्गन ने ये प्रूव किया 1933 की बात है। एंड हिज कलीग्स, उन्होंने दो जीन पे फोकस कर दिया। इसने देखा कि जो दो जीन है जिस पे ये फोकस कर रहा है एक्सपेरिमेंट के लिए, वो एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे हैं जैसे मेंडल ने करेक्टर किया। अब इसने सोचा ये अलग क्यों नहीं हो पा रहे हैं, तो इसने किस चीज पे देखा? ड्रोसोफिला पे देखा। किस तरह से किया ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ही ऑब्जर्व that the two genes under consideration in his experiment did not segregate, अलग नहीं हुए, independently as in the case of characters studied by Mendel, जो मेंडल ने कहा था। जब अलग नहीं हुए तो वेरिएशन आ गई।
It led to the discovering the basis for the variation that are produced during sexual reproduction. फिर क्या था भाई, जब इसने देखा ये तो बड़ी अच्छी डिस्कवरी होगी इसमें क्रोमोसोमल थ्योरी में, कि टीएच मॉर्गन ने जब एक्सपेरिमेंट फ्रूट फ्लाई पे कर रहा था तो उसने बेसिस फॉर वेरिएशन सिद्ध कर दिया। ये वेरिएशन आ जाती है जब जीन अलग नहीं हो रहा, जब लिंक ही रह जाएगा। ये वाली बात हैश डाल के हमको लिखनी होगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है। इट लेड टू डिस्कवरिंग द बेसिस फॉर द वेरिएशन। फिर मेंडल ये क्या करता है मॉर्गन, इसने डाइहाइब्रिड क्रॉस किए ड्रोसोफिला मक्खी पर। ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई होती है, आपने बड़ी सी मक्खी देखी होगी जो फलों पे बैठी रहती है, इस पे उसने अपने एक्सपेरिमेंट किए। कैरिड आउट वेरियस डाइहाइब्रिड क्रॉसेज इन ड्रोसोफिला सेक्स लिंक्ड जीन के लिए, और जो ड्रोसोफिला लिया इसने उसका नाम था ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। तो ऐसा उसने क्यों किया, यही क्यों लिया उसने? ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ड्रोसोफिला या फ्रूट फ्लाई को लेने के पीछे रीजन क्या था। वो रीजन मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, अभी साथ के साथ ही आपको याद हो जाए। मॉर्गन carried out various dihybrid cross in Drosophila. Melanogaster, जिसे हम फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं, फलों पे बैठने वाली मक्खी। अब क्वेश्चन आता है कि उसने जो वेरियस डाइहाइब्रिड कोशिश किए हैं फ्रूट फ्लाई पे टू डिस्कवर, क्या पता लगाने के लिए, बेसिस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन मतलब विभिन्नता है कि हम अपने माँ बाप से अलग, हमें क्यों अंतर आ जाते हैं। तो इस बात के लिए अब ये पूछा जाता है कि उसने यही क्यों ली थी। वाई मॉर्गन सिलेक्टेड फ्रूट फ्लाई, क्वेश्चन ये आता है, वाई मॉर्गन सिलेक्टेड फ्रूट फ्लाई फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। दो तीन पॉइंट्स हैं, वो आपको साथ के साथ ही याद हो जाने चाहिए कि यही वाली मक्खी क्यों चुनी, आपके घर में रहने वाली मक्खी या मधुमक्खी क्यों नहीं चुनी, उसके पीछे रीजन था। पहला पॉइंट क्या था, इजीली ग्रोज ऑन सिंथेटिक मीडियम।
अपने लैब में भी इन्हें आराम से पाला जा सकता है। इजीली ग्रोज ऑन सिंथेटिक मीडिया, पहली बात तो ये आसानी हो गई। दूसरी ऐसी क्या बात थी कि अपनी ये जो लाइफ साइकिल है 2 हफ्ते में ही पूरी कर देती है, कंप्लीट लाइफ साइकिल इन 2 वीक। लाइफ साइकिल इन 2 वीक, यानी 1 महीने में 2 पीढ़ी, 4 महीने में 8 जनरेशन। कितनी जल्दी इतनी जनरेशन इसकी स्टडी कर ली जाएंगी, और एक बार में बहुत सारे बच्चे पैदा करती है। सिंगल मीटिंग, सिर्फ एक मीटिंग, मीटिंग मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स, सिंगल मीटिंग, ये मीटिंग नहीं है, ये मेटिंग है, रिजल्ट्स इन लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी। प्रोजीनी, प्रोजीनी हम नई जनरेशन को या बच्चों को कहते हैं। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. sir. Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट, मेल और फीमेल को आसानी से पहचाना जा सकता है। मेल एंड फीमेल फ्लाई आर वेरी डिफरेंट लुकिंग, बिल्कुल आसानी से पहचान सकते हैं। तो देयर इज ए क्लियर differentiation of the sexes, that is मेल। बताओ मेल बड़ा होगा या फीमेल बड़ी होगी? मेल बेचारा हमेशा छोटा ही रह जाता है बाकी जानवरों में, मेल स्मॉलर एंड फीमेल, मैं कहता हूं ना फीमेल आर मोर पावरफुल, बिगर, क्योंकि उन्हें बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी हैं भगवान। तो हमें 4 पॉइंट इस पे याद किए कि सिंथेटिक मीडियम में हम इसको आसानी से तैयार कर सकते हैं। कंप्लीट इसकी लाइफ साइकिल सिर्फ 2 हफ्ते में हो जाती है। इसके मतलब हम बहुत सारी जनरेशन को इसकी को स्टडी कर सकते हैं, और एक ही बार में ये बहुत सारे बच्चे पैदा करती है, तो हम उनमें वेरिएशन देख सकते हैं।